हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की भाषा, बोली और साहित्य के बारे में, और लास्ट में हम थोड़ा सा 10 मिनट रिवीजन करेंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक, जो कि आरओ, एआरओ, यूपीपीएससी जैसे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से हर बार प्रश्न बने हैं। वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको 3 से 4 प्रश्न इस टॉपिक से मिलने वाले हैं और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए 20 से 22 मिनट की टॉपिक होने वाली है। तो शुरू करते हैं। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार खुद से भी रिवीजन कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मध्य देश कहा जाता था। तो प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान क्षेत्र है यह क्या कहलाता था? मध्य देश कहलाता था। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो भारत की प्राचीनतम भाषा है संस्कृत। संस्कृत को जो है आर्य भाषा या फिर देव भाषा भी कहते हैं। संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं और संस्कृत जो है भारत की प्राचीन भाषा है। नेक्स्ट है, संस्कृत की उत्तराधिकारिणी भाषा कौन सी है? तो पूछा जाए कि संस्कृत की उत्तराधिकारिणी भाषा है हिंदी। हिंदी को जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है, यह भी प्रश्न पूछा गया है और ये कॉमन प्रश्न है, हो सकता है आ भी जाए और ना भी आए। तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में हिंदी को अक्टूबर 1947 में राजभाषा घोषित किया गया था। तो हिंदी को जो है उत्तर प्रदेश की राजभाषा कब घोषित की गई थी? तो अक्टूबर 1947 में। नेक्स्ट है कि राजभाषा हिंदी का प्रयोग उत्तर प्रदेश के समस्त कार्यालयों में 26 जनवरी 1968 से अनिवार्य कर दिया गया। तो राजभाषा हिंदी को जो है उत्तर प्रदेश के कार्यालयों में कब अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया था? तो 26 जनवरी 1968 को। नेक्स्ट है आपका, भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तो संविधान सभा ने हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसलिए जो है 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम कब आया था? तो आया था 1989 ईस्वी में। इसके द्वारा जो है उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित की गई है। तो उत्तर प्रदेश की द्वितीय ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो यह हो जाता है आपका उर्दू, जिसे कब घोषित किया गया था? तो 1989 से। नेक्स्ट है आपका, बोली अब किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। तो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं या कहलाती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, उपभाषा। उपभाषा किसे कहते हैं? जब किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है। जब किसी बोली में साहित्य की रचना होने लगती है तो वह बोली ना रहकर उपभाषा बन जाती है। जब किसी बोली में साहित्य की रचना होने लगी तो वह बोली ना रहकर उपभाषा हो जाती है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अब भाषा के बारे में देख लेते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं? जब उपभाषा को साहित्य में प्रतिष्ठित कर उसे सार्वमान्य रूप प्रदान हो जाता है। जब उपभाषा को साहित्य में प्रतिष्ठित रूप कर उसे सर्वमान्य रूप प्रदान हो जाता है तो वह भाषा बन जाता है। तो ये हो जाता है हमारा, बोली के बाद उपभाषा आता है और उपभाषा के बाद भाषा आ जाता है। एक अंग्रेजी अधिकारी थे, उनके बारे में देख लेते हैं, जिनका नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इनके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक भारतीय भाषा सर्वेक्षण, तो भारतीय भाषा सर्वेक्षण यह किसकी पुस्तक है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इसमें जो है हिंदी का उपभाषाओं व बोलियों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। तो हिंदी के उपभाषा व बोलियों का वर्गीकरण किस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है? तो भारतीय भाषा सर्वेक्षण में। ठीक है, और किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को
हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से वो हैं देख लेते हैं। तो पहला आपका हो जाता है पश्चिमी हिंदी, दूसरा आपका पूर्वी हिंदी, तीसरा आपका राजस्थानी हिंदी, चौथा आपका बिहारी हिंदी और पांचवा आपका पहाड़ी हिंदी। तो हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है और पांचों के नाम हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब एक एक करके हम इनको देख लेते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले पश्चिमी हिंदी को इसे खड़ी बोली या खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आती है, ब्रज भाषा आती है और बुंदेली भाषा, हरियाणवी जिसे वांगरू भी कहते हैं और कन्नौजी, ये सभी भाषाएं जो हैं, ये सभी बोलियां जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी बोली आती है, बघेली बोली आती है और छत्तीसगढ़ी बोली आती है। ठीक है, इसे याद रख लेंगे। पूछा जाता है कि कौन सी बोली जो है किस हिंदी भाषा के अंतर्गत आता है। तो जैसे अवधी को पूछ लेगा किस भाषा के अंतर्गत आता है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका राजस्थानी के अंतर्गत आता है आपका मारवाड़ी, इसे बोला जाता है पश्चिमी राजस्थान में। जयपुरी या इसे दुधाड़ी भी कहते हैं और यह कहाँ बोला जाता है, यह पूर्वी राजस्थान में बोला जाता है। मेवाती भाषा ये कहाँ बोला जाता है, तो यह बोला जाता है उत्तरी राजस्थान में। जबकि मालवा बोली कहाँ बोली जाती है, यह बोली जाती है दक्षिणी राजस्थान में। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत ये सभी उपभाषाएं बोली जाती हैं राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में। बिहारी हिंदी के अंतर्गत देख लेते हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो है भोजपुरी भाषा बोली जाती है, बोली जाती है मगही बोली और मैथिली बोली। तो बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली आते हैं। पहाड़ी के अंतर्गत गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली, ये 3 जो है बोलियां पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अब देख लेते हैं कि ये जो बोलियां हैं कहाँ कहाँ पर बोली जाती हैं अपने उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इनसे प्रश्न कई बार बना है और आगे भी बनने की संभावनाएं हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां एवं उनका क्षेत्र। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो बोलियां हैं और उनसे संबंधित जो जिले हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे खड़ी बोली के बारे में। तो खड़ी बोली का मूल नाम क्या है, कौरवी है। और कौरवी का विकास किसने किया था, तो राहुल सांकृत्यायन ने किया था। खड़ी बोली का क्षेत्र क्या है, यानी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में खड़ी बोली बोली जाती है। तो उत्तर प्रदेश का जो मैप हो जाता है उसमें आप देखेंगे, ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश का मैप है, तो जो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी भाग है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस रीजन में जो है खड़ी बोली बोली जाती है। तो इस रीजन में उत्तर प्रदेश के जिलों का नाम हो जाता है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, शामली, अमरोहा, संभल आदि और बहुत सारे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित हैं। तो खड़ी बोली का क्षेत्र हो जाता है ये सभी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं मेरठ की खड़ी बोली। मेरठ की जो खड़ी बोली है उसको क्या कहते हैं, आदर्श एवं मानक मानी जाती है। तो मेरठ की खड़ी बोली आदर्श एवं मानक मानी जाती है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। ये भी आप याद रखेंगे, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। इसके बाद है आपका खड़ी बोली के प्रथम कवि। खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं अमीर खुसरो। इनके बारे में हमने कल की वीडियो में पढ़ा था अच्छी तरह से, क्योंकि अमीर खुसरो से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। सर्वप्रथम खड़ी बोली शब्द का प्रयोग। सर्वप्रथम खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सर्वप्रथम खड़ी बोली शब्द का प्रयोग लल्लू लाल और सदल मिश्र के द्वारा किया गया था। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग लल्लू लाल और सदल मिश्र के द्वारा किया गया था। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट भाषा है आपका ब्रज भाषा। ब्रज बोली कहाँ पर बोली जाती है, किस क्षेत्र में, इसे देख लेते हैं। ब्रज बोली बोली जाती है आगरा में, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हाथरस, बदायूं और बरेली। तो ये ब्रज बोली की क्षेत्र हो जाते हैं आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हाथरस, बदायूं और बरेली। इसके बाद देखते हैं कि नैनीताल में प्रचलित ब्रज भाषा को बुक्सा या भुक्सा कहा जाता है। तो नैनीताल में प्रचलित ब्रज भाषा को क्या कहा जाता है, बुक्सा या भुक्सा भी कहा जाता है। ब्रज भाषा की उपबोलियां कौन कौन सी हैं, तो ब्रज भाषा की उपबोलियां हैं भुक्सा, डांगी, अंतर्वेदी, भरतपुरी। ये सभी जो है ब्रज भाषा की उपबोलियां हैं। इसके बाद है आपका बुंदेली बोली। ये कहाँ बोली जाती है, तो स्पेशली यह जो है बुंदेली बोली बोली जाती है बुंदेलखंड में या बोली जाती है। ठीक है, स्पेशली जो है कहाँ की बोली है, तो बुंदेलखंड की है। और बुंदेली
भाषा बोली जाती है, बुंदेली बोली कहाँ पर बोली जाती है, तो झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, उरई, महोबा, इन रीजन में जो है, इन क्षेत्रों में जो है बुंदेली बोली बोली जाती है। नेक्स्ट आपका कन्नौजी बोली, ये कहाँ बोली जाती है, तो यह इटावा में, कानपुर, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत, इन क्षेत्र में जो है कन्नौजी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट आपका अवधी बोली, अवधी कहाँ पर बोली जाती है, तो यह कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर, फतेहपुर, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, गोंडा, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर और मिर्जापुर, इन सभी क्षेत्र में जो है अवधी बोली बोली जाती है। अवधी की जो है 2 उपबोली हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। एक तो आपका हो जाता है गहोरा और दूसरा हो जाता है जुड़र। ठीक है, तो गहोरा और जुड़र ये अवधी की उपबोली है। इसके बाद है आपका बघेली। बघेली कहाँ बोली जाती है, यह सोनभद्र में, प्रयागराज में, मांडला, बालाघाट, बांदा और हमीरपुर, इन सभी क्षेत्र में बघेली बोली बोली जाती है। नेक्स्ट है आपका भोजपुरी। तो भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, तो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, चंदौली, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर। आप सभी को पता है जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है, इन सभी क्षेत्र में जो है भोजपुरी भाषा बोली जाती है, भोजपुरी बोली बोली जाती है। अब देखते हैं कि हिंदी के बाद प्रदेश में, यानी हिंदी के बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली बोली है भोजपुरी। या तो उत्तर प्रदेश में जो है हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है, तो अब भोजपुरी है। भोजपुरी का प्रयोग पहली बार किसने किया था, तो भोजपुरी का प्रयोग सबसे पहली बार किया था रेमंड। ठीक है, ये एक अंग्रेज थे, इनके द्वारा जो है भोजपुरी को सबसे पहले बोला गया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इन सभी भाषाओं की संस्थान कहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, तो इसको देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भाषा संस्थान, तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ये कहाँ पर है, इसका मुख्यालय था लखनऊ में और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1976 में। उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान कहाँ है, यह भी लखनऊ में है और इसके बाद इसकी भी स्थापना हुई थी 1976 में। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान यह कहाँ है, यह लखनऊ में है। और हिंदुस्तानी एकेडमी यह कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है आपका प्रयागराज में और इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी। यह जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय भी लखनऊ में है और बाकी इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। तो आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में। वैसे में मैंने जनसंख्या को पूरी फुल डिटेल के साथ पढ़ा दिया है, लेकिन एक सरसरी निगाह से देखेंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 देश की 15वीं जनगणना थी। तो भारत की जो है 2011 की जो जनगणना हुई थी वह जो है किस नंबर की हुई थी, तो 15वीं नंबर का जनगणना हुआ था। इसके बाद है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, ये जनसंख्या है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 19,98,12,341 ये उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है। नियर अबाउट आप कह सकते हैं 20 करोड़। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 20 करोड़। इसके बाद उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, तो 16.5%। ठीक है, 16.5% जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है पूरे भारत की आबादी का। पुरुषों की जनसंख्या देखी जाए उत्तर प्रदेश में कितना है, तो 10,44,80,510 है। इसके बाद महिलाओं की जनसंख्या है 9,53,31,831 है। अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 52% पुरुष हैं उत्तर प्रदेश में और 47% महिला है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अगर पूछा जाए कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है, तो प्रयागराज में पाई जाती है। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, किस जिले में, तो यह महोबा जिले का है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कुल ग्रामीण जनसंख्या में प्रथम स्थान, भारत में कुल ग्रामीण जनसंख्या में प्रथम स्थान किस प्रदेश का है, तो यह उत्तर प्रदेश का है। यानी सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश का ग्रामीण जनसंख्या अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो कितना प्रतिशत है, तो भारत के पूरे ग्रामीण प्रतिशत का 18.63% उत्तर प्रदेश में निवास करता है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या
किस किस जिले में है? तो सबसे ज़्यादा पुरुषों की जनसंख्या पाई जाती है प्रयागराज, दूसरे नंबर पर मुरादाबाद, तीसरे पर गाजियाबाद और चौथे पर कानपुर नगर। वहीं अगर महिलाओं की देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में है। पुरुष और महिला दोनों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो प्रयागराज में है। दूसरे नंबर पर आजमगढ़ है, तीसरे नंबर पर जौनपुर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर है प्रयागराज, दूसरे पर मुरादाबाद, तीसरे पर गाजियाबाद और चौथे पर आजमगढ़ और पांचवें पर लखनऊ। तो ये 5 क्रम आप याद रखेंगे क्योंकि जो है जनसंख्या के आधार पर जिलों का क्रम भी पूछता है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, तो सबसे कम जनसंख्या महोबा में, इसके बाद इससे ज़्यादा हो जाता है चित्रकूट में, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। तो उत्तर प्रदेश के ये न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं। अब देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो 20.22% है। यह उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि है। अगर भारत की दशकीय वृद्धि की बात करें तो भारत की दशकीय वृद्धि है 17.7%। तो उत्तर प्रदेश का जो है दशकीय वृद्धि देश की दशकीय वृद्धि से 3% ज़्यादा है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा कितना है, कितना ज़्यादा है? तो 2.52% अधिक है। तो प्रदेश की दशकीय वृद्धि और भारत की दशकीय वृद्धि का अंतर कितना है? तो 2.52% है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में पुरुष जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो 19.31% है। जबकि उत्तर प्रदेश में महिला जनसंख्या की दशकीय वृद्धि की बात करें तो यह है 21.23%। ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस जिले में है? तो ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि है श्रावस्ती में। कितना अगर प्रतिशत पूछे तो 21.1%। और वहीं नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला है आपका गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट है आपका 2001 से लेकर 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? कितने लोगों की वृद्धि हुई है जनसंख्या घनत्व के मामले में? तो 2001 से लेकर 2011 के बीच उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में वृद्धि हुई है 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व जनसंख्या वाला जिला। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यह है आपका गाजियाबाद। और कितना है गाजियाबाद का जनघनत्व? तो 3971 है। और उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनघनत्व जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो ललितपुर सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है और इसमें जो है जनघनत्व है 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व की बात करें तो 829 है और वहीं अगर भारत की जनघनत्व की बात करें तो 382 है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व और भारत के जनघनत्व में कितना अंतर है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट आपका सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला और इसके बाद न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला। तो सबसे अधिक जनघनत्व वाले जिला कौन कौन से हैं और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाले घनत्व वाले जिले। तो सबसे अधिक जनघनत्व है गाजियाबाद का, दूसरे नंबर पर वाराणसी, तीसरे पर आपका लखनऊ, चौथे पर आपका भदोही। वहीं आपका देखें कि न्यूनतम जनघनत्व वाला जिले में सबसे कम जनघनत्व है ललितपुर का, इसके बाद सोनभद्र, हमीरपुर और महोबा। कितना जनघनत्व है ये भी मैंने नंबर में लिख दिया है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना था। तो 2011 में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात था 912। ठीक है। वहीं अगर 2011 में भारत का लिंगानुपात की बात करें तो 943 है। ये भी दोनों डाटा आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाता है आपका 2011 में उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी रही है। तो 67.7%। तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार तो यह है 67.7%। इसके बाद पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो यह है 77.3%। वही महिला साक्षरता की बात करें तो 57.2% है। अगर पुरुष की साक्षरता और महिला की साक्षरता के बीच अंतर देखा जाए तो लगभग 20% का अंतर हो जाता है। तो स्टूडेंट ये कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी जहाँ से हर बार प्रश्न बने हैं
और अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो एक बार PDF के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं टेलीग्राम पर अपना PDF शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके एक बार खुद से रिवीजन कर सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी वीडियो से बने रहें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।